ओके हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलो तो आज हम देखते हैं देख स्टील मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन का मतलब कि हमें डिज़ाइन तैयार करना है, ओके है। और फिर उसको हम आगे जाके उसको हम अप्लाई करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर पे या किसी भी कोई भी मशीन्स कंपोनेंट पे हम यूज़ करेंगे। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे एज अ डिज़ाइनर मुझे ये मालूमात होना चाहिए कि किस मटेरियल पे हमें डिज़ाइन करना है, उसका क्या स्ट्रेंथ है और क्या कितना उसका कौन-कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमारा होना चाहिए। हम जितने भी ज़्यादा जो डिज़ाइन करते हैं उसमें जो बेसिक यूज़ होता है जैसे टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, बेंडिंग और टॉर्ज़न शियर, मतलब इसी पे पूरा हमारा मतलब डिज़ाइन चलता है ज़्यादातर है। तो हम क्योंकि स्टील पर डिज़ाइन करना हमारा काम प्रोडक्शन से नहीं, हमारा काम डिज़ाइन करना स्टील का। मतलब डिज़ाइन कितना कितना डायमीटर का, कितना लेंथ का ये सब होना चाहिए, डायमेंशंस कितना डायमेंशन का कैलकुलेशंस करना है, वो भी सेफ ज़ोन पे। यही हमारा डिज़ाइन का पर्पज़ है, डिज़ाइन्स ऑफ मशीन्स एलिमेंट का। इससे पहले तुम ये सब पढ़ चुके हो कैसे प्रोडक्शंस करना है, कौन-कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, कैसे टॉलरेंस, कितना लिमिट, कैसे कास्टिंग करते हैं, कौन-कौन से डिफेक्ट करते हैं, कैसे-कैसे एलिमिनेट करते हैं। वो इस टॉपिक के अंदर नहीं आएगा, लेकिन बिना उस टॉपिक के डिज़ाइन भी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ पढ़ना है कि हाँ, डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो चलो कंपनी बना के आ चुका है, कंपनी हमारा मटेरियल तैयार कर चुका है। सिर्फ हमें पहचानना है कि इसका स्ट्रेंथ कैसे-कैसे निकाला जाता है। कुछ-कुछ पिक जो कुछ-कुछ फोटो जो है वो हम तुम्हारे स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। एक मोंगिया स्टील है और एक तुमको टफ्कन कंपनी का है, इसका नाम है टाइगर श्रॉफ हीरो है ये। तो इसके जब तस्वीर को देखोगे तो ज़रा गौर करोगे कि एक चीज़ लिखा रहता है FE 600, ओके, टीएमटी बार्स। ओके, तो यस सर। एफई 600 का मतलब क्या है? उसी तरह से जो इसका क्या मतलब, तो इसी को बोलते हैं स्टील का डिजिग्नेशंस, मतलब स्टील को कैसे हम पहचानते हैं, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो डेजिग्नेशंस ऑफ द स्टील को हम लोग मतलब इसमें ज़्यादा 2 ही चीज़ होता है। एक तो होता है, पहला चीज़ जो होता है एक होता है लेटर, लेटर मतलब अल्फ़ाबेट लेटर्स होता है वो होता है। और दूसरा चीज़ तुमको मिलेगा नंबर। ओके, नंबर्स मतलब हमारा तुमको जैसे 1 टू नेचुरल नंबर तुमको मिलता है। ओके, तो अब लेटेस्ट में तुमको हम लोग जैसे कि इसमें कार्बन है, सल्फर है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, अलग-अलग तरह का चीज़ के अंदर होगा, उस चीज़ को हम दिखाएँगे लेटर से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कार्बन होगा तो कार्बन को सी से दिखा देंगे हम लोग हैं, ओके। क्रोमियम होगा तो Cr से दिखा देंगे, निकेल होगा तो Ni से दिखाएँगे, सल्फर होगा तो S से दिखाएँगे। तो इस तरह का लेटर को हम रिप्रेज़ेंट करेंगे। और नंबर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, 100, 500, 600, 300, ये बताता है उसका स्ट्रेंथ, ओके है। तो एक जब हम लोग डेजिग्नेशन करते हैं, ओके, उसमें हमारा प्रॉपर्टीज़ बताता है। कौन-कौन सा प्रॉपर्टीज़ बता सकता है? उसमें पहला प्रॉपर्टीज़ हमारा बताएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। दूसरा जो प्रॉपर्टीज़ इसमें हमारा जो जो इसमें जो जो रिप्रेज़ेंट होगा वो कार्बन कंटेंट को शो करेगा। और तीसरा जो शो करेगा वो दिखाएगा कंपोज़िशंस ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। अब जैसे कि हम बताते हैं स्टील बनाते हैं सिंपल, जो आयरन होता हमारा है। अब आयरन तो उसमें कार्बन कंटेंट है, लेकिन उसमें कुछ हम एक्स्ट्रा एलोइंग एलिमेंट हम जोड़ते ताकि उसका मशीनेबिलिटी, उसका हार्डनेस, उसका टफनेस, उसका क्या कहते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ सके। तो वो कहलाता है हमारा एलोइंग एलिमेंट। इस तरह का सारा चीज तुम लोग मटेरियल साइंस का ही पार्ट है, ओके। तो ये तीनों चीज होगा, उसमें तीन दो ही चीज, चाहे लेटर होगा नहीं तो नंबर होगा। अब तुमको एग्जाम्पल हम अब करके दिखाएंगे कैसे, यहाँ पे यहाँ तुमको है। तो इस चीज में हम लोग अब कुछ स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल FE, ओके, FE एंड FE कैपिटल E, इसका ये मतलब होता है, जो शो होता है ये आयरन को शो कर रहा है, मतलब इसका दिखाता है मिनिमम अल्टीमेट
strength, okay, under tensile stress. ओके, तो ये बताता है मिनिमम अल्टीमेट उसका स्ट्रेंथ, ओके, या टेंसाइल स्ट्रेंथ खाता है मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और एफ ई को फॉलो करता है, इसका मतलब ये बताता है मिनिमम यील्ड स्ट्रेस या स्ट्रेंथ, बात स्ट्रेस की जगह पे हम स्ट्रेंथ यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये बताता है और ये इसका बताता है यील्ड पॉइंट। अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स, तो ये हो गया यील्ड पॉइंट, ये हो गया अल्टीमेट पॉइंट, ओके है। तो इस पिक्चर में जो एफई है ये बता रहा है तुमको मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द दिस बार। ये जो मोंगिया स्टील है उसका 600 और यूनिट क्या होगा इसका, ये बताएगा 600 न्यूटन पर mm²। तो इसका ये हमारा मैक्सिमम जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जो बार को ये बार इतना बार जो है बर्दाश्त कर सकता है, ये जो डिजाइन किया गया है, जो बनाया गया है, वो 600 न्यूटन पर m² पर ये बर्दाश्त कर सकता है। इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारा निकलता है। और ये जो टॉफकन कंपनी है, ये जो कंपनी, जो टाटा की कंपनी असल में है, ये कंपनी बना है 550 एफई का बनाया है। तो 550 एफई का मतलब हो गया कि इसका जो अल्टीमेट पॉइंट है वो 550 है। तो इस मोंगिया स्टील की तुलना में इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है, क्योंकि 600 न्यूटन पर m² मैक्सिमम है, और ये 550 बता रहा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बार एट दिस पॉइंट, ओके है। तो ये इसका एक टर्म बता रहा है। और यहाँ पे एक देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ 600 HCR, तो ये 600 SCR ये बताते हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा भी है, हाई कोरोजन रेसिस्टेंस, ओके। तो हाई कोरोजन रेसिस्टेंस से SCR, और ये 600 शो कर रहा है इसका स्ट्रेंथ, मतलब 600 न्यूटन पर mm², ओके, ये हुआ। और अभी इसी को मॉडिफाइड करके अभी 600 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया है, ओके। अब थोड़ा सा अब ये जो टर्म है उसको समझाएंगे अभी हम बाद में, लेकिन उससे पहले तो देख लेते हैं कौन कौन सा कंटेंट हम लोग इसमें यूज करते हैं हम लोग हैं। तो अच्छा देखा, बता ही देते इसमें हम लोग हैं। तो इसमें देखो, इसमें इसमें जो मटेरियल हमारा है वो 0.3% कार्बन यूज किया गया है, सल्फर यूज किया गया है, और फास्फोरस यूज किया गया। अब सल्फर फास्फोरस क्यों यूज किया गया है, ये मटेरियल साइंस के अनुसार बताएगा कि इसका हम लोग मशीनेबिलिटी, क्योंकि हम मटेरियल को आसानी से हम मशीनेबिलिटी कर सकते हैं, इसलिए सल्फर यूज किया गया है। इसका हार्ड टफनेस बढ़ाने के लिए हम लोग फास्फोरस यूज करते हैं। प्लस इसका Yes, sir. इसका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया 550 न्यूटन पर m², बताया जा रहा है, इसके लिए बात किया जा रहा है, ओके है। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वही 550 ही, मतलब ये बढ़ाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे 550 यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ बता रहा है, और इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ 550 ही बता, इससे दोनों को मिला के 600 हम लोग मानते हैं कि न्यूटन पर m² तक इसका बार का अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है। अल्टीमेट जब भी होगा इसका बड़ा यहाँ पे होगा। प्लस यहाँ पे लिखा है कि एलोंगेशन जो है अप टू 10% इसका बढ़ सकता है, मतलब इसका मटेरियल का जो एलोंगेशन है वो लगभग 10% जो एलोंगेशन का है वो इसमें बढ़ सकता है, मैक्सिमम 10% एलोंगेशन इसका बढ़ सकता है, मतलब हमारा जो बार है वो हमारा सेफ जोन रहेगा। तो इसी एलोंगेशन के अनुसार हम लोड को देते हैं कि हाँ कितना बार कितना बर्दाश्त कर सकता है। अगर 10% हम एलोंगेशन देंगे तो भी हमारा जो डिजाइन होगा, जो हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगा, उसमें कोई हमारा नुकसान नहीं होगा। तो ये 10% मतलब इसमें हम इसमें एलोंगेशन हो सकता है अगर हम लोड दिया जाए वो भी, ओके। तो इतना न्यूटन इतना लोड देने पर सिर्फ मात्र 10% इसमें एलोंगेशन होना चाहिए। तो अगर हम एलोंगेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो अगर एलोंगेशन नहीं होगा तो ये मटेरियल डक्टाइल मटेरियल बन के ये चेंज हो जाएगा ब्रिटल मटेरियल। तो जब ब्रिटल मटेरियल बन जाएगा तो ये मटेरियल सीधे यहीं से टूट जाएगा,
ओके, जाएगा सर। तो इसलिए यस सर। ये जो बार होता है वो डक्टाइल प्रॉपर्टीज का हमारा होना चाहिए। ओके, तभी तो हम अल्टीमेट यील्ड पॉइंट हमारा ये सब कैलकुलेशन हमारा इसमें अंदर आता है। अब आते हैं थोड़ा सा हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, उसको देख लेते हैं। इसका तरीका ये है, सबसे बेसिक तरीका ये है, पहला जो फर्स्ट बहुत सिंपल है, जो हम जैसे सिंपल कार्बन का बात करते हैं, तो कार्बन का नियम को हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत हल्का सा जैसे मान ले 55C4 ये हो गया। तो इसमें दो चीज है, एक तो लेटर है और सिर्फ नंबर है, दो ही चीज होगा, चाहे तो लेटर होगा नहीं तो नंबर होगा। अब इसके अंदर क्या क्या बताएगा वो है, उसमें तीन चीज बताएगा। एक तो बताएगा इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बता सकता है, नहीं तो कार्बन कंटेंट बताएगा, नहीं तो कंपोजिशन ऑफ एलोंग एलिमेंट बताएगा। तो कुछ जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ जब बताना होगा तो सिंपल हम यूज करेंगे एफ ई या एफ ई कैपिटल ई। ओके, ये बताएगा इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर बात करें कंपोजिशंस के लिए हम लोग हैं, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट है, तो जो टी से जो पहले वर्ड आएगा वो बताएगा कार्बन कंटेंट। ओके, वो भी कार्बन कंटेंट जो बताएगा वो 100 के टर्म से बताएगा। 100 के टर्म का मतलब हो गया कि 55 को 100 से भाग दे दो, क्योंकि कार्बन कंटेंट हम लोग 100 में बात करते हैं, 100 में कितना कितना मैंगनीज कितना कितना मिलाया गया है हमारा लोगों को, तो ये निकल जाएगा 0.55। ये हुआ कार्बन कंटेंट। कार्बन का कंटेंट हम इतना मिलाते हैं। ओके, ये जो 4% जहां पे जो 4 लिखा हुआ है ये बताता है मैंगनीज। ओके, जो कि हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है कैसा हमको स्ट्रेंथ चाहिए, उसके अनुसार हम इसमें ऐड करते हैं। तो 4% हम यूज करते हैं मैंगनीज, ये जो यूज करते हैं वो 10% के अनुसार हम, क्योंकि ज्यादा मैंगनीज हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ 4/10। तो ये निकल के 0.4% हम मैंगनीज यूज करते हैं हम लोग इसमें में। ओके, ये मेरा रिजल्ट निकल गया तुमको। मैं एक सिंपल कार्बन का, अगर यहाँ पे वैल्यू जितना बड़ा होगा वो समझ जाओगे उतना ही कार्बन कंटेंट हम यूज करते चले जाएंगे। यहाँ तो सिर्फ कार्बन था, मैंगनीज था, अगर इसमें सल्फर यूज कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, हम उसको नीचे पे नीचे में लेकर चल जाते हैं क्योंकि जगह नहीं बन पा रहा है, जगह ऊपर बनेगा। ओके, तो अब हम कुछ लेते हैं जिसमें हम कुछ सल्फर भी ऐड कर देंगे। ओके, अब एग्जांपल ले लेते हैं, ये जितना भी एग्जांपल ले रहे हैं फ्रॉम भंडारी से ले रहे हैं। ओके, तुम भंडारी किताब से देख सकते हो। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम सल्फर कंटेंट यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 25C12S14, इसमें भी सिर्फ दो ही चीज है, एक है सिर्फ नंबर, मतलब कि लेटर, चाहे CS लेटर या तो नंबर, दो ही चीज होगा। अब एक सी के बाद सामने वाला 25 बता रहा, तो ये बताएगा तुमको कार्बन कंटेंट किसमें, इसमें कार्बन कंटेंट कितना होगा, कार्बन कंटेंट होगा 0.25%। 25/100, तो 0.25 25। कार्बन हो गया। अच्छा, सी के जस्ट बगल वाला क्या बताएगा, मैंगनीज, तो कितना होगा 1.2%। मैग्नीज। मैंगनीज, और ये सल्फर यस सर। होगा, गुड। और सल्फर सल्फर। कंटेंट भी हमारा होगा 100 के एवरेज के अनुसार निकालते हैं हम लोग हैं, तो ये हो गया 0.14। ओके, इसको भी हम लोग 100 से भाग देंगे, तो ये हो गया मेरा कार्बन सल्फर कंटेंट। ये सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा हम एलोइंग एलिमेंट, जैसे कि हम लोग ये जो टफकन कंपनी का जो था, ये जो मैक्सिमम हाई रेसिस्टेंस, जिसको बोलते करोजन, जो जंग नहीं लगेगा, छड़ में आजकल जंग लग जाता है, तो जंग से बचने के लिए इसमें हम लोग कॉपर और क्रोमियम ऐड करते हैं, जिससे कि इसका रेसिस्टेंस यूज हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक है ये मटेरियल साइंस के अंतर्गत आएगा। तो मटेरियल साइंस को जब पढ़ोगे तो ये सब चीज तुमको साफ साफ क्लियर दिखाई देगा कि क्यों यूज करते हैं, ऐसा करने से क्या होता हमारा है। ओके, तो मटेरियल साइंस तुमको के साथ इसको जोड़ा गया है। तो मटेरियल साइंस बहुत अपने आप को अच्छा रखना पड़ेगा, तब जाकर डिजाइन सच के तुम एक डिजाइनर बन पाओगे, ताकि तुमको पता चलना चाहिए कौन सा मटेरियल यूज करेंगे डिजाइन के लिए हम लोग हैं। यस सर। कुछ कुछ पॉइंट जो है जो यहाँ पे है उस चीज को मैं यहाँ पे दिखा दे रहे हैं।
तीसरा जो तीसरा जो लास्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं वो एग्जांपल लेंगे जब एलोइंग एलिमेंट हम यूज करेंगे जो स्टैंडर्ड से मतलब प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए है। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो रेसिस्टेंस बढ़ाना है, थर्मल रेसिस्टेंस बढ़ाना है, कुछ टफनेस बढ़ाना है। जो स्टैंडर्ड जिससे हमारा मार्केट का दाम आज का जो मोंगिया स्टील, टफकन और पता नहीं कौन कौन से कंपनी मार्केट में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, क्यों कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर गुण है जो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो गुण क्या है, गुण है कुछ उसका अंदर मटेरियल का कंपोजिशन ऐड किया जा रहा है। ओके, ये कब किया जा रहा है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुसार हो रहा है। पेटेंट लोग पास कर रहे हैं, मटेरियल साइंस से लोग डॉक्टर पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि क्या चीज ऐड करने से क्या इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। तो जो लोग पेटेंट के देता है वो पेटेंट को बेचता है, कई बहुत पैसे में पेटेंट को बेचता है। जब बेचता है तो कंपनी उस पेटेंट को खरीदता है, फिर उसी के अनुसार उस चीज को यूज करके मार्केट में अपना नया मटेरियल सामने लाता है। अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो फिर कंपनी बहुत आगे निकल जाता है। तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कुछ हम एलोइंग एलिमेंट का, इस एग्जांपल के लिए तीसरा एग्जांपल है ओके 25 CR। ओके, हम एग्जांपल लिए हैं 4V2, ये हम एग्जांपल लिए हैं, इसका एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है, देखो जो भी नंबर से पहले तुमको जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कार्बन का कंटेंट, जबकि यहाँ पे तो क्रोमियम आ गया, ये यस सर। है मेरा क्रोमियम। ओके, लेकिन जब भी पहला नंबर आएगा वो तुमको कार्बन कंटेंट बताएगा 25, क्योंकि एलोइंग एलिमेंट तो भरा हुआ है, लेकिन बिना एलोइंग एलिमेंट का हम सिर्फ नहीं बना सकते हैं, हमको कार्बन कंटेंट देना ही पड़ेगा। कार्बन कंटेंट देंगे तभी तो उसका स्ट्रेंथ, क्योंकि कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा देंगे उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्रोमियम हम यस उसकी सर। प्रॉपर्टीज को, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। तो कार्बन का तो होना तय है, बिना कार्बन का तो मटेरियल बनेगा नहीं हमारा। ओके, तो ये 25% यस सर। कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन परसेंटेज कितना हो जाएगा इसका, 0.25। ओके 0.5% हो जाएगा कार्बन कंटेंट इसका। ओके, अब यहाँ पे जो क्रोमियम आ रहा है, अब क्रोमियम के जस्ट इसके वाले में अब तो यहाँ पे मैंगनीज यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, क्योंकि कॉम्पोजिशन में तो मैंगनीज सल्फर अलग चीज को डिपेंड करता है क्या चीज यूज करने में है। फिलहाल हम कार्बन के साथ हम क्रोमियम यूज किए हुए हैं। क्रोमियम हो सकता है कि इसका क्रोजन रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्रोमियम यूज किया जाए, ऑब्जेक्टिव के लिए सब याद रखना, क्रोमियम को यूज करते हैं रेसिस्टेंस करने के लिए हम लोग हैं, और टंगस्टन यूज करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोग हैं। तो क्रोमियम के यहाँ पर 4% यहाँ पर दिया गया, तो इसका जो 4 है, तो ये जो स्टैंडर्ड एलिमेंट हम यूज करते हैं एलोइंग एलिमेंट, उसको हम लोग कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग हैं। तो ये जो 4 है, ये असल में जो क्रोमियम का परसेंटेज जो होगा वो मेरा, वो जब भी होगा वो 4 के टर्म में होगा, 4 के फैक्टर में होगा, मतलब कि 4, ये जो 4 है 4/4, तो फैक्टर 4 से भाग देंगे, मतलब 1% हम लोग इसको यूज किए ताकि एक हमारा नेचुरल नंबर में आ सके। ओके, तो नेचुरल नंबर में आ सके इसीलिए हम यहाँ पे 1 से डिवाइड दे दिए हम लोग हैं। वेनेडियम ये एक तरह का एक्सेप्शनल केस है। ओके, जैसे क्रोमियम याद रखना, क्रोमियम निकेल, क्रोमियम निकेल, निकेल, ये भी 4 का ही फैक्टर होता है, क्रोमियम भी 4 का ही फैक्टर होता है। वेनेडियम जो है ये 2 का, तुमको जो दिए भी 10 का फैक्टर होता है। ये जो वेनेडियम होता है ये एक्सेप्शन केस में 10 का फैक्टर के साथ किया जाता है, मतलब 0.2% हम यूज करते हैं। ओके, तो ये मेरा एक यहाँ पे एग्जाम्पल था कि हम कैसे कैसे स्टील का करते हैं, लेकिन तुम्हारे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो यूज होगा दिस टाइप का, मतलब कार्बन एंड मैंगनीज। तो आगे में सी के साथ हम यूज करते हैं शाफ्ट में। जब हम शाफ्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम कुछ कुछ क्रोमियम हम यूज करते हैं, कुछ कुछ निकेल यूज करते हैं, शाफ्ट के डिजाइन के अनुसार हम कहाँ पे यूज करते हैं, तब इसमें कुछ कुछ हम उसमें याद रख तब इस तरह का नोमेनक्लेचर सामने आता है। ओके, जिसमें हम लोग क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल हम यूज करते हैं। बस याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, नहीं ऑब्जेक्टिव लगभग नहीं पूछता है, ये सब पूछता है आईएएस में पूछता है। ओके, ये सब डायरेक्ट हल्का हल्का यहाँ तक पूछ सकता है। ओके, लेकिन थोड़ा सा इसको भी याद कर लेते हैं कि क्रोमियम का हमेशा 4 का फैक्टर होता है,
निकेल भी 4 का फैक्टर होता है और वेनेडियम 2 का मतलब 10 का फैक्टर के साथ होता है। इसके अलावा तुमको और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सल्फर भी 10 का फैक्टर होता है, मैंगनीज भी तुमको 10 का फैक्टर होता है, कार्बन 100 का फैक्टर होता है। बस ये तुमको इतना जानना है, तुम्हारा लगभग ऑब्जेक्टिव अगर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो तुम्हारा यहाँ से बन के आएगा। अब आते हैं अपने अच्छा चौथे। सर, हाँ सर वेनेडियम को किस लिए यूज किया? मैंने वेनेडियम से क्या होगा? उससे प्रॉब्लम रेजिस्टेंस होगा? क्या बोले वेनेडियम को? वेनेडियम का मतलब यूज क्या है सर? वेनेडियम का हम लोग यूज करते हैं ताकि इसका जो हमारा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब जो हमारा हार्डनेस होता है, ओके, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ इसका हार्डनेस को भी बढ़ाता है। जैसे टंगस्टन हम यूज करेंगे तो टंगस्टन किसी भी क्या होता है कि सिर्फ उसका थर्मल रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, लेकिन उसको अगर यस सर। वेनेडियम को यूज कर लेंगे हम लोग हैं तो उसका जो हार्डनेस के साथ मतलब बिना कुछ नुकसान किए हुए उसके हार्डनेस को बढ़ा देता है और प्लस हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है उसको भी बढ़ा देता है। कुछ कुछ कंपोजिशन ओके ऐड कर सर। देते हैं तो कुछ कुछ इसका दूसरे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी नुकसान करता है, लेकिन बिना नुकसान किए हुए प्रॉपर्टीज को बढ़ाना, ओके, इसके लिए भी अलग कंपोजिशन हम लोग यूज करते हैं हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, शाफ्ट पे, क्योंकि अब हम लोग बेसिक जो पहला चैप्टर था वो ऑलमोस्ट हो गया मेरा है। कुछ कुछ टॉपिक जो है वो लगभग वो बीच बीच में हम आता चला जाएगा, हम उसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। अब आते हैं शाफ्ट का हम लोग हैं। तुम्हारा दूसरा चैप्टर जो है वो तुमको पढ़ना था। अगर चैप्टर को देखा जाए तो चैप्टर में तुम्हारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 तुम्हारा डिजाइन ऑफ सिंपल मशीन एलिमेंट है। तो इसको हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम सीधे शुरुआत कर रहे हैं शाफ्ट चैप्टर इससे। तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट से हम शुरू करेंगे, ओके। उसके बाद इसको खत्म करने के बाद फिर हम डिजाइन ऑफ 2 पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। ओके सर। ओके, तो शुरू करते हैं शाफ्ट पॉइंट, पॉइंट हम डिस्कस करते चले जाते हैं। पहला शाफ्ट क्या है? शाफ्ट एक रोटेटिंग एलिमेंट है, क्लियर, मतलब एक जो रोटेट करना हुआ। तो जो छड़ होता है वो हमारा शाफ्ट नहीं है, क्योंकि शाफ्ट शाफ्ट जो छड़ होता है वो रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बर्दाश्त करने के लिए यूज किया जाता है हमको है। तो दूसरा है कि एक तो ये रोटेटिंग पार्ट है, दूसरा ये होता है शाफ्ट की एक ट्रांसमिट करता है, पावर को ट्रांसमिट करने वाला, मतलब रोटेटिंग प्लस पावर ट्रांसमिट करने वाले को हम शाफ्ट बोलते हैं। लेकिन शाफ्ट अकेला नहीं होता, शाफ्ट के साथ हम लोग पुली, गियर और बियरिंग भी यूज करते हैं। जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है, ये एक शाफ्ट है मेरा है, ओके, ये देखो ये पूरा शाफ्ट है मेरा है, एक लंबा शाफ्ट है। इस शाफ्ट के साथ में एक पुली भी यूज किया गया है, ओके, पुली यूज किया गया। ये मेरा बियरिंग हुआ, ओके, ये दो साइड का बियरिंग हुआ। तो बियरिंग और गियर और पुली के साथ शाफ्ट कंप्लीट आता। तो डिजाइन हमें पुली, गियर का, बियरिंग का नहीं करना है, हमें डिजाइन करना है शाफ्ट का। लेकिन कहीं ना कहीं पुली, गियर और बियरिंग का प्रभाव पड़ सकता है शाफ्ट के अनुसार, शाफ्ट के ऊपर। तो इसीलिए ये सब का भी डिजाइन हल्का फुल्का हम इसीलिए सिलेबस में ये सब का भी तुम्हें डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन ये सब के बारे में जो बेसिक फंक्शन है, एलिमेंट्स है, वो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन्स में पढ़ चुके होंगे। ये सब थ्योरी ऑफ मशीन्स का पार्ट में हम पुली किसको कहते हैं, गियर का कितना टाइप का गियर होता है, कौन कौन सा इसका मेन नोमेनक्लेचर्स होते हैं, बियरिंग कैसे काम करता है, कौन कौन सा बियरिंग का टाइप्स होता है, कौन सा मटेरियल का यूज होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग थ्योरी मशीन्स में पढ़े हैं। लेकिन अब हमें इसका डिजाइन करना है कि कितने डायमीटर का कितना स्ट्रेंथ को बर्दाश्त कर सकता है। ओके, तो देखो ये मेरा पुली हुआ, ये मेरा बेल्ट हुआ। अब देखो ये बेल्ट भी आ गया, तो बेल्ट के साथ पुली, तो पुली के साथ बेल्ट, इसका पता चला कि बेल्ट का भी मुझे अध्ययन करना होगा, जो कि थ्योरी ऑफ मशीन्स में 4th सेमेस्टर में इसका डिस्कशन हुआ था। तो जब जब भी न्यूमेरिकल हम शाफ्ट का बनाएंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला बात, हमें बेल्ट का अध्ययन करना होगा। और बेल्ट का जब भी अध्ययन करोगे तो एक फॉर्मूला आता है T1/T2 इक्वल टू ई म्यू थीटा। इस तरह के क्वेश्चन कभी याद आता होगा, ये टेंशन रेशियो का फॉर्मूला है। यस सर। तो बेल्ट में जब भी बेल्ट का डिस्कशन यस सर। होगा तो थ्योरी ऑफ मशीन में जाके ऐसे सतन के चैप्टर को बदल उठाएंगे और देखेंगे कि बेल्ट के लिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ओके, तो ये भी जब भी शाफ्ट का डिजाइन करेंगे तो बेल्ट, क्योंकि असल में जो शाफ्ट का डिजाइन है ये ही बेल्ट के पुली से घूमने से ये शाफ्ट घूम रहा है। तो शाफ्ट अपने आप नहीं घूम रहा है, ये बेल्ट से पुली, पुली से शाफ्ट घूम रहा है। तो हमें बेल्ट का देखना पड़ेगा, फिर पुली का देखना पड़ेगा, तब जाके हमें शाफ्ट का हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो हमें सभी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। ओके,
अब देखते हैं कि शाफ्ट का टाइप्स क्या क्या हो सकता हमारा है। तो पहला जो टाइप्स है, जो पिक्चर है, वो गूगल से लिया गया है, और ये एक्सेल जो है हम सिर्फ एक ही लाइन पे सभी चीज को इसमें समझा देंगे हम। ये जो एक वर्ड में हम एक्सेल को डिफाइन किए, सबसे पहले वर्ड है कि सपोर्ट द रोटेटिंग एलिमेंट, मतलब ये रोटेटिंग एलिमेंट को सपोर्ट करता है। जब सपोर्ट करता है तो जब ये सिर्फ सपोर्ट करता है, ओके है, तो जब सपोर्ट करने का मतलब है कि इसमें इसमें कोई रोटेटिंग नहीं हो रहा है, ओके है। तो लेकिन ये बेंडिंग हमारा मोमेंट यूज किया था, सिर्फ बेंडिंग हमारा मोमेंट यूज करता है। तो एक्सेल जो हम आता है रोटेटिंग एलिमेंट को सपोर्ट करता है। अब रोटेटिंग एलिमेंट को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि इसमें हमारा साथ साथ शेयरिंग मतलब टॉर्क भी लग सकता है। तो टॉर्क मतलब रोटेटिंग एलिमेंट है, सपोर्ट करता है रोटेटिंग एलिमेंट को, मतलब कि कोई पार्ट रोटेट कर रहा है तो उसको सपोर्ट करने में यूज होता है। लेकिन जब ये रोटेट नहीं करता है तो इसमें सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लगता है। तो सिर्फ जैसे ये देखो ये पार्ट है, तो ये एक्सेल है। एक्सेल मतलब एक्सेल दो तरह का होता है, एक होता है रियल एक्सेल जो पीछे में रहता है, एक होता है फ्रंट एक्सेल जो कि गाड़ी के सामने आगे रहता है। तो रियल एक्सेल एंड फ्रंट एक्सेल, ये दो तरह का एक्सेल हमारा यूज होता है जो कि रोटेटिंग एलिमेंट को सपोर्ट करता है हम लोग को है, ओके है। तो देखो कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये घूमता है, ओके, ये घूमता है। यस सर। जब घूमता है यस तो सर। कहीं ना कहीं ये शाफ्ट के ऊपर भी हमारा कहीं ना कहीं एक शेयरिंग टॉर्क लगा रहा हमारा है, लेकिन असल में ये रोटेटिंग एलिमेंट नहीं होता है। एक्सेल हमारा स्टैटिक कंडीशंस में रहता है, लेकिन रोटेटिंग आपात भाग को ये सहायता देता है कि ये आराम से घूम सके, ओके। लेकिन हाँ, इसमें बेंडिंग मोमेंट जरूर लगता है। बेंडिंग मोमेंट जरूर मतलब कि इसके ऊपर जो लोड पड़ता है तो ये शाफ्ट जो होता है ये बेंड हो सकता है, ये शाफ्ट मेरा बेंड हो सकता है, ओके। अच्छा, ये तुम लोग कभी कभी गाड़ी ट्रक वरक के पीछे कभी नीचे कभी जब ट्रक चलता है तो देखोगे क्या चीज कि ट्रक के नीचे जब ट्रक चलता है, मान लो ये हम ट्रक का तस्वीर बना रहे हैं, तो एक चीज देखोगे कि एक लंबा सा इस तरह शाफ्ट होता है इसके नीचे जो गोल गोल घूमते रहता है, ओके। यस कभी सर। कभी देखे यस होगे सर। हाँ, यस सर। गुड। तो तो इसको बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट, क्योंकि ये असल घूमता है। इंजन का पावर इसी प्रोपेलर शाफ्ट से होकर फिर एक्सेल से होकर ये हमारा बढ़ जाता है। अगर हम तुमको तस्वीर दिखाएं तो गूगल में जाके फिर हमको देखना पड़ेगा। सर वो तो डिफरेंशियल में जाता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट हाँ, करेक्ट, डिफरेंशियल गियर में जाके फिर डिफरेंशियल में जाता है, बढ़ता उसके है। बाद वहां से बढ़ जाता है हमारा है, ओके। वही चीज को दिखाने वाले थे, तो ठीक है, ओके, आइडिया हो गया। आगे देखते हैं कि स्पेंडल किसको बोलते हैं। स्पेंडल ज्यादातर हम लेथ मशीन जब काम करते तो स्पेंडल का बहुत वर्ड यूज आएगा। तो ये भी एक तरह का शाफ्ट है, लेकिन इसका नाम है शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट है, ओके। शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट है और राउंड टेपरिंग होता है। मतलब शाफ्ट, इसका जो तस्वीर है अगर तुम लोग देखें डाउन, यहाँ पे ये होगा, तो ये हो गया एक तरह का स्पेंडल टाइप का शाफ्ट। तो जो ये भी हमारा रहता है रोटेटिंग ही पार्ट हमारा, लेकिन शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट यूज होता है, ओके। और राउंड टैपिंग, देखो यहाँ पे जो है थोड़ा टेपर टाइप का ये हमारा होता है, टेपर टाइप का ये पार्ट होता है, ओके। ये हो गया हमारा स्पेंडल। एप्लीकेशन जहां इसका यूज होता है वहां पे कर सकते हैं, जैसे कि लेथ मशीन में इसका यूज हम लोग करते हैं, ओके हैं। तो आखिर होता क्या चाहिए, तो होता बस दो ही पार्ट है, नाम इसका, एक शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट है और एक तरह का राउंड टैपरिंग पार्ट होता है। ये होता हमारा होता है स्पेंडल। सर दूसरा, लेथ के अलावा और कहाँ यूज होता है इसका? लेथ के अलावा हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें कुछ पार्ट को रोटेट करवाना हमारा, तो असल में से कुछ चीज को होल्डिंग करने के लिए, जैसे होल्ड करना हमको पार्ट है, तो मोटर को चलाना है, मोटर को चलाने के लिए रोटेटिंग, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको जॉब पकड़ा हुआ है, ओके। यहाँ पे तुमको जॉब पकड़ने के लिए जो हमें यस सर। यहाँ पे आगे यस सर। जो आगे यहाँ पे चक लगा देते हैं हम लोग हैं। तो जो भी होता है ये हम्म। होल्डिंग डिवाइस के लिए प्लस रोटेटिंग पार्ट में हम इसका यूज करते हैं। तो इसका बस यूज यही है कि जहां पे शॉर्ट रोटेटिंग, देखो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे यूज हम यहाँ पे नहीं लिखे, डिफिनेशंस क्या है बस देख लो। डिफिनेशंस हो रहा है कि एक छोटा सा रोटेटिंग शाफ्ट है और राउंड टेपरिंग होता है, जो आगे जाके यहाँ पे थ्रेड विड का यूज करके भी हम लोग उसको सीधे जाके इसको हम होल्ड कर सकते हैं। फिर इसका यूज फिर आगे जाके हम लोग चाहे रोटेटिंग में चाहे होल्डिंग डिवाइस में हम लोग कर सकते हैं। तो स्पेंडल का यूज आता है हम लोग होल्डिंग डिवाइस में ही करते हैं। अच्छा, एक स्पेंडल का और कभी कभी जैसे गाड़ी वाड़ी का जो हमारा जो एक्सल जो गाड़ी का चक्का होता है बड़ा सा, यहाँ पे भी देखोगे तो कुछ यस सर। यूज होते रहता है, तो वो भी हम उसको स्पेंडल बोलते हैं कि स्पेंडल हम लगाए हुए हैं। तो ये भी एक तरह शॉर्ट रोटेटिंग ही हमारा पार्ट होता है।
ओके, ताकि दोनों तरफ से ये स्पेंडल लगा रहा ताकि उस आराम से वो घूम सके। तो एक तरह शॉर्ट रोटेटिंग पार्ट को बोलते हैं। तो गाड़ी में जहां जहां देख लोगे शॉर्ट रोटेटिंग पार्ट हमारा है वो हमारा स्पेंडल कहला जाएगा। यस सर। तीसरा जो पार्ट है वो यस सर। जो तीसरा जो पार्ट होता है जो शाफ्ट हमारे सामने आता है, ओके, अब अगला पार्ट होता है काउंटर शाफ्ट है। ओके, अब काउंटर शाफ्ट ऐसा शाफ्ट होता है जो जिसको हम सेकेंडरी शाफ्ट बोलते हैं। सेकेंडरी का मतलब हो गया कि असल मेन शाफ्ट से इसको चलाया जाता है और ये हमेशा उल्टा दिशा में घूमता है। जैसे एग्जांपल गियर बॉक्स, देखो ये हमारा एक गियर बॉक्स का पार्ट है, ये नीचे में गियर बॉक्स है। ओके, तो गियर बॉक्स में दो तरह का शाफ्ट होता है, जिससे कि एक शाफ्ट जो होता है एक मेन शाफ्ट जो कि हमारा इंजन से आता है डायरेक्ट, और फिर इंजन से एक गियर लगाते हैं यहाँ पे हम लोग हैं जो घूमता, फिर हम यहाँ से भेजते हैं पावर जो आउटपुट, कितना स्पीड पे हमको गियर चेंज करना, उसके बाद यहाँ पे आउट निकल जाता आउटपुट। तो इनपुट निकलता है इधर से, आउटपुट भी इस गियर के मदद से होते हुए निकलता है, तो इसको बोलते हैं काउंटर शाफ्ट। तो काउंटर मतलब होता है, देखो यहाँ पे हम ये नहीं बताना चाह रहे कि ये इसका डिजाइन अलग करना है, इसका डिजाइन नहीं, डिजाइन का प्रोसेस एक है, सिर्फ हम शाफ्ट को थोड़ा सा क्लासिफाइड कर रहे हैं कि शाफ्ट को कहाँ कहाँ यूज के अनुसार हम उसका नाम दिया गया है। तो एप्लीकेशंस के अनुसार देखा जाए तो सबका नाम दिया गया है। तो शाफ्ट का जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, तो काउंटर शाफ्ट दिया गया इसको क्योंकि इसका रोटेशन मेन शाफ्ट के उल्टा होता है, लेकिन डिजाइन का प्रोसेस वही होगा जो इसका होगा। इसका स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन सेम प्रोसेस से करेंगे जो इसके अनुसार करेंगे। डिपेंड करता है कि इस पे कितना लोड पड़ रहा है, इस पे कितना लोड पड़ेगा। ओके, ये हमें देखना है। यस सर। गियर का डायमीटर कितना है, इसमें गियर का तीथ कितना, कितना डायमीटर, इसमें कितना गियर लगा है, इसमें कितना गियर लगा हुआ है। तो बस वो चीज देखना हमको है। और ये जब घूमता क्लॉकवाइज तो ये घूमता एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि डायरेक्ट हम कनेक्ट करते हैं तो एक गियर जब भी घूमता है तो दूसरे को घुमाता है उल्टा दिशा में घुमाता है, तो इसका नाम दे दिया काउंटर रोटेशन। तो इसका नाम दे दिया गया काउंटर शाफ्ट। जैसे एग्जांपल गियर बॉक्स में हम यूज कर सकते हैं, ये नीचे में गियर बॉक्स का एग्जांपल दिया हुआ मेरा है। तो गियर बॉक्स कहाँ पढ़े हुए हम लोग हैं, गियर बॉक्स पढ़ चुके हैं थ्योरी में सर। ट्रांसमिशन में सर। बिल्कुल। तो वो सब जाके डिटेल में पढ़ोगे, कैसे कैसे इक्वेशन यूज करता है, वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालता है, वहां पे पढ़ना है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमको शाफ्ट का स्ट्रेंथ निकालना है, पहले से तुमको बता दिया जाएगा कि इसके ऊपर इतना इतना लोड मिल रहा है। ओके, अब लोड कैसे निकलेगा, कितना कितना लोड दिया जाएगा, तो फ्रॉम थ्योरी ऑफ मशीन से पता चलेगा कि कितना गियर, कितना नंबर ऑफ टीथ, कितना गियर का वेट, वो तुमको पता चलेगा गियर पे। लास्ट है लाइन शाफ्ट। लाइन शाफ्ट मतलब एप्लीकेशंस के अनुसार लाइन शाफ्ट किसको बोलते हैं, लाइन शाफ्ट बोलते हैं कि नंबर ऑफ शाफ्ट को हम लोग एक्सियल डायरेक्शन में कनेक्ट करते हैं और एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से कपलिंग से हम जोड़ते हैं। कपलिंग मतलब कपल, जोड़ने वाले को बोलते हैं कपलिंग। यहाँ पे तस्वीर अगर तुम लोग को साफ से दिखाई देता हो तो कुछ दिखेगा कि लंबा सा शाफ्ट है। ओके, देखो ये लंबा सा शाफ्ट है और इस लंबे ये लंबा तो शाफ्ट है, इस शाफ्ट को हम लोग कपलिंग के यहाँ पे कपलिंग, यहाँ पे कपलिंग, यहाँ पे कपलिंग के मदद से हम लोग एक शाफ्ट को लंबा शाफ्ट किए हुए हैं ताकि हम पावर को एक पार्टिकुलर जगह से जोड़ सके। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा, अगर मान लो ये मेरा मोटर है, ये मेरा मोटर है, एक मोटर में हल्का सा शाफ्ट निकलता है जो घूमता है। अब यस ये सर। जो शाफ्ट घूम रहा है मेरा है, अब हम चाहते हैं कि शाफ्ट को हम पावर को यहां तक हम भेज सकें, तो हम दूसरा शाफ्ट लेंगे। तो एक शाफ्ट ये हो गया, एक शाफ्ट ये हो गया। अब ये जो शाफ्ट हुआ इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको कपलिंग के मदद से जोड़ते हैं। ओके, तो हमें कपलिंग का भी डिजाइन करना है, लेकिन एसएससी गेट और ईएस से कपलिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं कपलिंग। ओके, तो कपलिंग भी हमें पढ़ना है। अगर थोड़ा सिलेबस को देख लिया जाए तो देखो ये तुम्हारा कपलिंग है, डिजाइन ऑफ कपलिंग, तो हमें कपलिंग पढ़ना है। ओके, तो उसका चिंता की बात नहीं है, हमें कपलिंग भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो हमारा पावर ट्रांसमिट होता है, तो पावर कितना ट्रांसमिट होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्क है, रोटेटिंग पार्ट है, ये रोटेटिंग पार्ट कर रहा, तो टी ओमेगा, तो T1 ओमेगा इक्वल टू T2 ओमेगा 2। ओके, तो ये मेरा चला गया ओमेगा,
तो यहाँ पे शाफ्ट का ट्रांसफर हो तो पावर इज कांस्टेंट, तो पावर हमेशा कांस्टेंट हो, पावर बर्बाद नहीं होगा मेरा, पावर एक जगह से चल जाएगा, सिर्फ डायमीटर लेंथ पे हमेशा बदलाव हो सकता है। तो ये हमारा एक शाफ्ट, कुछ इसी को बोलते हैं लाइन शाफ्ट। ओके, तो एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट का पावर को ट्रांसमिशन करते हैं, लेकिन कपलिंग की मदद से हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो ये था मेरा तुम्हारा टोटल शाफ्ट का क्या बोलते हैं डिजाइन। लास्ट टॉपिक है जो शाफ्ट का मटेरियल्स, किस तरह का मटेरियल हम यूज करते हैं। तो शाफ्ट का मटेरियल जो होता है, जो ऑर्डिनरी जो ट्रांसमिशन शाफ्ट होता है जो हम लोग यूज करते हैं ओके कंपनी में, वो मीडियम कार्बन का बना होता है। मीडियम कार्बन का मतलब हो गया कार्बन का परसेंटेज लो कार्बन से थोड़ा